अगर आपने कभी ग्रेजुएट लेवल की एआई टेक्स्ट बुक खोली है, मशीन लर्निंग रिसर्च पेपर के पन्ने पलटे हैं या रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर्मूलों से भरा घना पेज देखा है, तो शायद आपने अपनी छाती में अचानक एक जकड़न महसूस की होगी। पेजों पर ई, सिग्मा, गामा और नाबला जैसे ग्रीक लेटर्स फैले होते हैं। सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स वेरिएबल्स के आसपास छोटे बादलों के झुंड की तरह मंडराते हैं। इंटीग्रल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस लाइन ब्रेक्स के पार तक फैले रहते हैं। किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसने अभी अभी हाई स्कूल या इंट्रोडक्टरी कॉलेज मैथ्स खत्म किया है, या कोई भी जिसने कैलकुलस लेक्चर के दौरान ब्लैक बोर्ड को घूरते हुए सोचा हो कि मैं इसे रियल लाइफ में कब यूज करूंगा। नोटेशन की वह दीवार आपको बाहर रखने के लिए बनाए गए एक विशाल ताले लगे गेट जैसी लग सकती है। आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल सच ये है, वर्ल्ड क्लास रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम्स बनाने के लिए आपको मैथ्स जीनियस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पाइथन में एक बेसिक फॉर लूप लिख सकते हैं, 2 नंबर्स को आपस में जोड़ सकते हैं और सड़क पर चलती कार की इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो आपके पास इस बुक के हर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के लिए जरूरी सभी कॉग्निटिव इक्विपमेंट पहले से मौजूद हैं। सेक्शन ब्रेक। द शीट म्यूजिक ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। मैथमेटिकल नोटेशन इतना डरावना क्यों लगता है, यह समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी पर विचार करें। म्यूजिकल शीट म्यूजिक। इमेजिन कीजिए कि आपने पहले कभी लिखा हुआ म्यूजिकल स्कोर नहीं देखा है। कोई आपको स्टाफ लाइंस, ट्रेबल क्लेफ्स, क्वार्टर नोट्स, शार्प्स, फ्लैट्स और पियानिसिमो या एलेग्रो कॉन ब्रियो जैसे इटालियन टर्म्स से भरा एक पेपर थमा देता है। फर्स्ट ग्लैंस में काफी कंफ्यूजिंग लगता है। अगर आप सिर्फ पेपर पर बने उन ब्लैक डॉट्स और डायनामिक मार्किंग्स को रटकर म्यूजिक सीखने की कोशिश करेंगे, तो यह ड्राई, एब्स्ट्रैक्ट और बहुत डिकल्ट लगेगा। लेकिन वास्तव में शीट म्यूजिक है क्या? शीट म्यूजिक खुद साउंड नहीं है, यह बस एक स्टैंडर्डाइज्ड शॉर्ट हैंड है, एक विजुअल कोड जो सदियों पहले बनाया गया था ताकि एक म्यूजिशियन मेलोडी लिख सके, वो पेपर दुनिया के दूसरे कोने में किसी और म्यूजिशियन को दे सके और वो बिल्कुल वही सेम एकाउस्टिक एक्सपीरियंस रिक्रिएट कर सके। जब आप कोई ग्रेट सॉन्ग सुनते हैं तो आप लाइन पर बने डॉट्स नहीं सुनते, आप रिदम, बेसलाइन, मेलोडी का उतार चढ़ाव और परफॉर्मेंस की इमोशन महसूस करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मैथमेटिकल नोटेशन बिल्कुल यही काम करता है। एआई रिसर्च पेपर्स की इक्वेशंस कोई पुराने जादू के मंत्र नहीं हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हों। वे बस एल्गोरिदम्स के लिए शीट म्यूजिक हैं। वे एक कॉम्पैक्ट विजुअल शॉर्ट हैंड हैं जिसे कंप्यूटर साइंटिस्ट्स डायनामिक आइडियाज कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कोई रोबोट अपना थ्रस्ट कैसे एडजस्ट करता है, कोई गेम एजेंट फ्यूचर पे ऑफ कैसे एस्टिमेट करता है, या कोई एल्गोरिदम रिस्क और रिवॉर्ड को कैसे बैलेंस करता है, बिना हर बार इंग्लिश टेक्स्ट के 3 पैराग्राफ लिखे। एक बार जब आप सिंबल्स को टेस्ट के लिए रटने वाले एब्स्ट्रैक्ट रूल्स की बजाय फिजिकल आइडियाज की तरह पढ़ना सीख जाते हैं, तो डर पूरी तरह से गायब हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। मैथ सिंबल्स बस शॉर्ट वेरिएबल नेम्स हैं। चलिए इसे डायरेक्टली उसी कोड से कनेक्ट करते हैं जो आपने पिछले सेक्शन में लिखा था। हमारे 1D रोवर सिमुलेशन में आपने स्पष्ट वेरिएबल नेम्स के साथ कोड लिखा था ताकि आपकी स्क्रिप्ट पढ़ने वाला कोई भी प्रोग्रामर आपकी लॉजिक को तुरंत समझ सके। यह कोड स्निपेट स्पेस व्हीकल के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए पाइथन में डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेमिंग प्रैक्टिसेस को दिखाता है, स्टेट और फोर्स के लिए न्यूमेरिक पैरामीटर्स सेट करता है और स्पीड और टाइम के बेसिस पर नई लोकेशन कंप्यूट करता है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर एआई रिसर्चर्स को व्हाइट बोर्ड पर इक्वेशन लिखते वक्त हर बार एक्यूमुलेटेड फ्यूचर डिस्काउंटेड रिवॉर्ड 8 टाइम्स स्टेप टी जैसे फुल वेरिएबल नेम्स लिखने पड़ते, एक सिंगल फार्मूला 3 रूम्स तक लंबा खींच जाता। इक्वेशंस को एक सिंगल पेज पर संक्षिप्त और पढ़ने लायक बनाए रखने के लिए रिसर्चर्स उन लंबे वेरिएबल नेम्स को सिंगल कैरेक्टर्स या ग्रीक लेटर्स में कंडेंस कर देते हैं। सच कहें तो मैथमेटिकल नोटेशन बस यही है, कंडेंस्ड वेरिएबल नेम्स। एक नज़र डालिए कि कैसे स्टैंडर्ड आरएल मैथमेटिकल सिंबल्स सीधे उस पाइथन कोड से मैप होते हैं जो आप पहले ही लिख चुके हैं। यह टेबल कॉमन रीइंफोर्समेंट लर्निंग मैथमेटिकल सिंबल्स को उनके नेम्स और प्रैक्टिकल पाइथन कोड इम्प्लीमेंटेशंस में ट्रांसलेट करती है। सिंबल एस या एस सब टी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कोड में करंट सिचुएशन या सेंसर रीडआउट जैसे पोजीशन x और वेलोसिटी v को डिस्क्राइब करने वाले स्टेट वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग है। सिंबल ए या ए सब टी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे डिसीजंस या अप्लाई की गई फोर्सेस जैसे थ्रस्ट के लिए एक्शन वेरिएबल के रूप में इंप्लीमेंट किया जाता है। सिंबल आर या आर सब टी रिवॉर्ड के लिए है, जिसे पाइथन में एनवायरनमेंट से स्केलर फ्लोट फीडबैक स्कोर के रूप में स्टोर किया जाता है।
सिंबल एस प्राइम या एस सब टी प्लस वन नेक्स्ट स्टेट को डिनोट करता है, जिसे एक्शन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेट एरे द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रीक लेटर गामा डिस्काउंट फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो 0.0 और 1.0 के बीच का एक फ्लोट है और इमीडिएट वर्सेस फ्यूचर रिवॉर्ड्स को वेटेज देता है। सिंबल पाई पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसे एजेंट डॉट सिलेक्ट एक्शन ऑफ स्टेट के रूप में इंप्लीमेंट किया जाता है, जो एक स्टेट को एक्शन से मैप करता है। सिंबल थीटा थीटा को रिप्रेजेंट करता है, जो मॉडल डॉट पैरामीटर्स या न्यूरल नेटवर्क के अंदर की वेट वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग है। फाइनली एक्सपेक्टेशन सिंबल ENP डॉट मीन के करेस्पॉन्डिंग है, जो कई रैंडमाइज्ड टेस्ट रन्स में एवरेज रिजल्ट कैलकुलेट करता है। नोटिस कीजिए कि जब आप उस टेबल को देखते हैं तो क्या होता है। यह मिस्टीरियस मैथ्स नोटेशन किसी एलियन हाई डायमेंशनल रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। यह बिल्कुल उन्हीं कोड वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है जो आपने बस कुछ मिनट पहले अपने टर्मिनल के अंदर रन किए थे। जब कोई AI पेपर कहता है कि AST+1 P ऑफ AST+1 गिवन AST AT के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है अगला स्टेट एस नेक्स्ट करंट स्टेट और चुने गए एक्शन को हमारे सिमुलेशन के स्टेप फंक्शन में पास करके जनरेट होता है। सेक्शन ब्रेक। क्लासरूम मैथ्स डरावना क्यों लगता था और AI मैथ्स कैसे अलग है? अगर मैथमेटिकल नोटेशन अपने कोर में इतना सिंपल है, तो इतने सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स को स्कूल में मैथ्स एंजाइटी क्यों हो जाती है? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स अक्सर कैसे पढ़ाया जाता है। स्टैंडर्ड हाई स्कूल या शुरुआती यूनिवर्सिटी कोर्सेज में मैथ्स को अक्सर मैकेनिकल रेसिपीज के एक सख्त सेट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। 1. यहाँ जीरो कॉन्टेक्स्ट के साथ एक एब्स्ट्रैक्ट फार्मूला है। 2. अलजेब्रिक मैनिपुलेशन रूल्स को याद कीजिए। 3. वर्कशीट पर हाथ 30 रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए। 4. इस बात पर ग्रेड पाइए कि क्या आपने स्टेप 7 पर गलत जगह माइनस साइन लगा दिया था। यह अप्रोच हमें मैथ्स को एक नाजुक ऑब्स्टैकल कोर्स के रूप में देखने के लिए कंडीशन करती है, जहां एक छोटी सी अरिथमेटिक भूल सब कुछ बर्बाद कर देती है। यह मैनुअल कैलकुलेशन एग्जीक्यूशन पर फोकस करती है, जो एक स्लो एरर प्रोन ह्यूमन कैलकुलेटर की तरह काम करती है। लेकिन मॉडर्न रीएनफोर्समेंट लर्निंग और फिजिकल AI में कंप्यूटर्स हमारे लिए 100% मैनुअल अरिथमेटिक करते हैं। पायथन बिना कोई अरिथमेटिक मिस्टेक किए माइक्रोसेकंड्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डायनामिक प्रोग्रामिंग लूप्स और कैलकुलस ग्रेडियंट्स को हैंडल कर लेता है। एक AI इंजीनियर के रूप में आपका रोल पूरी तरह से अलग है। आप एक ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं हैं, आप एक सिस्टम आर्किटेक्ट और कंसेप्चुअल डोमेन एक्सपर्ट हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम मैथ्स वर्सेस फिजिकल AI इंजीनियरिंग। ट्रेडिशनल क्लासरूम मैथ्स में इंसान कैलकुलेटर की तरह काम करता है। मैनुअल लॉन्ग डिवीजन, रॉट सिंबल मैनिपुलेशन और एग्जाम प्रूफ्स मेमोराइज करना। वर्सेस फिजिकल AI इंजीनियरिंग में इंसान आर्किटेक्ट की तरह काम करता है। विजुअल इनट्यूशन बिल्ड करना, फिजिकल रूल्स डिफाइन करना और कंप्यूटर माइक्रो मैथ्स रन करता है। विचार कीजिए कि फिजिकल AI हार्डवेयर रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। एक ऑटोनॉमस डिलीवरी ड्रोन के बारे में सोचिए, जो एक जगह पर मंडरा रहा है, जबकि अचानक हवा का एक झोंका इसे बाईं ओर से हिट करता है। ड्रोन हवा के बीच में रुककर कोई मेंटल नोटबुक नहीं खोलता है और मैन्युअली सिंबॉलिक कैलकुलस इंटीग्रल्स कैलकुलेट नहीं करता। इसके बजाय इसके ऑनबोर्ड सेंसर्स किसी धक्के यानी स्टेट पर्टर्बेशन को डिटेक्ट करते हैं, पोजीशन एरर कैलकुलेट करते हैं, अपनी मोटर स्पीड्स यानी एक्शन मॉडिफिकेशन को एडजस्ट करते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसका टिल्ट स्टेबलाइज होता है, यानी रिवॉर्ड फीडबैक लूप। फिजिकल सिस्टम्स की मैथमेटिक्स डायनेमिक, विजुअल और इंट्यूटिव होती है। ये बैलेंसेज, फ्लोज, ट्रेंड्स, ट्रेड ऑफ्स और ट्रेजेक्टरीज को समझने के बारे में है। जब आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के नजरिए से मैथ्स सीखते हैं, तो आप किसी रिटन एग्जाम को पास करने के लिए फॉर्मूले रट नहीं रहे होते हैं। आप सीख रहे होते हैं कि किसी आर्टिफिशियल एजेंट को कॉज, इफेक्ट, वैल्यू और डायरेक्शन की एक इंट्यूएटिव समझ कैसे दी जाए। सेक्शन ब्रेक। द 3 स्टेप डिकोडिंग पाइपलाइन स्टोरी, पिक्चर, कोड। ये गारंटी देने के लिए कि आप इस बुक में मैथमेटिकल फॉर्मूलों से कभी अटकें या ओवरवेल्म्ड न हों, हम सामने आने वाले हर एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एंगेजमेंट अपनाएंगे। इसे हम 3 स्टेप डिकोडिंग पाइपलाइन कहते हैं। 3 स्टेप डिकोडिंग पाइपलाइन। स्टेप 1 स्टोरी, प्लेन इंग्लिश इंट्यूटिव नैरेटिव, ले जाता है स्टेप 2 पिक्चर, विजुअल डायग्राम या ग्राफ की तरफ, जो आगे ले जाता है स्टेप 3 कोड, रनेबल पायथन इम्प्लीमेंटेशन तक। जब भी हमारी जर्नी में कोई नया मैथमेटिकल फॉर्मूला सामने आएगा, हम कभी भी उस इक्वेशन को सीधे आपके सामने रखकर
यह उम्मीद नहीं करेंगे कि आप इसे खुद समझें। इसके बजाय हम इसे हमेशा इन 3 डिस्टिंक्ट ट्रांसलेशन फिल्टर्स से गुजारेंगे। स्टेप 1 द स्टोरी प्लेन इंग्लिश नैरेटिव। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि एवरीडे लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कंक्रीट रियल वर्ल्ड मेटाफर्स का यूज करके, जैसे बाइक बैलेंस करना, वीडियो गेम्स खेलना थर्मोस्टेट का टेम्परेचर एडजस्ट करना या मेज नेविगेट करना। कोई जार्गन अलाउड नहीं है। स्टेप 2 द पिक्चर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट को एक ज्योमेट्रिक डायग्राम, विजुअल फ्लोचार्ट या ट्रेंड ग्राफ के रूप में रेंडर करते हैं। इंसान का ब्रेन विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग के लिए वायर्ड होता है। एक कर्व बैलेंस बीम या वेक्टर एरो देखते ही एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स कंक्रीट स्पेशियल इंट्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेप 3 द कोड पायथन रियलाइजेशन। फाइनली हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सीधे क्लीन और रीडेबल पायथन कोड में बदल देते हैं। कोड अनएम्बिगुअस होता है। वेरिएबल्स के एक्सप्लिसिट नेम होते हैं, लूप्स दिखाते हैं कि टाइम कैसे मूव करता है, और फंक्शंस दिखाते हैं कि इनपुट्स किस तरह आउटपुट्स में बदलते हैं। अगर कोई इक्वेशन पहली नज़र में डरावनी लगे तो याद रखिए, मैथमेटिकल नोटेशन बस एक मिडिल ब्रिज की तरह है। अगर ब्रिज फॉगी दिखे तो आप हमेशा पिक्चर देख सकते हैं या कोड रन करके देख सकते हैं कि अंडर द हुड एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सेक्शन ब्रेक। अ स्नीक पीक डिकोडिंग अ स्केरी इक्वेशन। चलिए इस 3 स्टेप पाइपलाइन को अभी टेस्ट करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी की एक एक्चुअल इक्वेशन के साथ, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में बिगिनर्स को अक्सर कंफ्यूज कर देती है। यहां बताया गया है कि एक ट्रेडिशनल एकेडमिक टेक्स्ट बुक डिस्काउंटेड क्यूम्यूलेटिव रिटर्न जी सब टी के कॉन्सेप्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करती है। जी सब टी इक्वल्स द सम फ्रॉम के इक्वल्स 0 to infinity ऑफ गामा 2 द पावर ऑफ के टाइम्स आर सब टी प्लस के प्लस 1। पहली नज़र में वह एक्सप्रेशन डरावना लग सकता है। आपको एक कैपिटल सिग्मा, एक इन्फिनिटी सिंबल, एक एक्सपोनेंट गामा 2 द के और मल्टी लेवल सबस्क्रिप्ट्स टी प्लस के प्लस 1 दिखाई देते हैं। चलिए इस इक्वेशन को अपने 3 स्टेप डिकोडिंग पाइपलाइन से रन करते हैं और देखते हैं कि यह कितनी जल्दी सिंपल इंट्यूशन में अनफोल्ड होती है। स्टेप 1 द स्टोरी प्लेन इंग्लिश नैरेटिव। इमेजिन कीजिए कि कोई आपको टू चॉइसेस और करता है। ऑप्शन ए, अभी सीधे आपके हाथ में $100 कैश मिलना। ऑप्शन बी, $100 कैश मिलना, लेकिन उसे पाने के लिए आपको 10 ईयर्स वेट करना होगा। आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? आप बिना किसी झिझक के ऑप्शन ए चुनेंगे। क्यों? क्योंकि आज का $1 आपके लिए अनसर्टेन फ्यूचर के $1 से ज्यादा वैल्यू रखता है। अभी आपके हाथ में जो पैसा है वो गारंटेड है, जबकि 10 ईयर्स बाद मिलने वाले पैसे में रिस्क, इन्फ्लेशन और वेटिंग टाइम शामिल है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट्स भी बिल्कुल इसी तरह सोचते हैं। अगली टिक पर तुरंत मिलने वाला प्लस 10.0 पॉइंट्स का रिवॉर्ड, फ्यूचर में 50 टिक्स बाद मिलने के वादे वाले प्लस 10.0 पॉइंट्स एजेंट के लिए ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इस प्रेफरेंस को मॉडल करने के लिए हम फ्यूचर रिवॉर्ड्स को गामा नाम के एक छोटे पेनल्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आमतौर पर 0.95 या 0.99 जैसा नंबर होता है। फ्यूचर में 1 स्टेप पर अर्न किया गया रिवॉर्ड गामा 2 द 1 इक्वल टू 0.95 से मल्टीप्लाई होता है। फ्यूचर में 2 स्टेप्स पर अर्न किया गया रिवॉर्ड गामा स्क्वायर्ड इक्वल टू 0.9.95 टाइम्स 0.95 इक्वल टू 0.9025 से मल्टीप्लाई होता है। फ्यूचर में 10 स्टेप्स पर अर्न किया गया रिवॉर्ड गामा 2 द 10th पावर इक्वल टू 0.95 टू द 10th पावर अप्रोक्सीमेटली 0.598 से मल्टीप्लाई होता है। सम फॉर्मूला जी सब टी इक्वल टू सम का सिंपली मतलब है एजेंट अपनी पूरी लाइफ में जितने भी रिवॉर्ड्स रिसीव करता है उन सभी को ऐड कर ले, लेकिन दूर के फ्यूचर रिवॉर्ड्स की वैल्यू को टाइम में उनके जितने दूर होने के हिसाब से श्रिंक करते जाएं। स्टेप 2 द पिक्चर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आइए देखें कि फ्यूचर रिवॉर्ड वैल्यूज टाइम के साथ स्टेप बाय स्टेप विजुअली कैसे श्रिंक होती हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि डिस्काउंट फैक्टर का यूज करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग में टाइम के साथ रिवॉर्ड्स कैसे डिके होते हैं। यह टाइम स्टेप्स के साथ रिवॉर्ड वैल्यू के ग्रेजुअल रिडक्शन को विजुअलाइज करता है, जो ये दिखाता है कि इमीडिएट रिवॉर्ड्स को फ्यूचर रिवॉर्ड्स की तुलना में ज्यादा वेट दिया जाता है। ध्यान दें कि विजुअल इनट्यूशन कितना क्लीन है। जैसे जैसे टाइम स्टेप्स फ्यूचर में बढ़ते जाते हैं, उन फ्यूचर रिवॉर्ड्स का वेट स्मूथली 0 की तरफ डिके होता जाता है। एजेंट नेचुरली ऐसे एक्शंस लेने को प्रायोरिटी देता है जो स्ट्रॉन्ग इमीडिएट रिजल्ट्स देते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म पे ऑफ्स पर भी नजर रखता है। स्टेप 3 द कोड पायथन रियलाइजेशन। अब आइए उस एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला
सम फ्रॉम के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऑफ गामा टू द के टाइम्स आर सब टी प्लस के प्लस 1 को स्टैंडर्ड पायथन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। ये कोड स्निपेट दिखाता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में स्टेप रिवॉर्ड्स की एक सीक्वेंस के लिए टोटल डिस्काउंटेड क्यूमुलेटिव रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर डिफाइन करता है जो स्टेप रिवॉर्ड्स के थ्रू इटरेट करता है, बीते हुए टाइम के हिसाब से एक एक्सपोनेंशियल डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करता है, टोटल डिस्काउंटेड रिटर्न को एक्यूमुलेट करता है और कांस्टेंट रिवॉर्ड्स की एक सैंपल सीक्वेंस पर इस कैलकुलेशन को टेस्ट करता है। जब आप इस स्क्रिप्ट को पायथन में रन करते हैं तो यह आउटपुट देता है। यह लॉग आउटपुट रीइंफोर्समेंट लर्निंग सेशन के दौरान कैलकुलेट किए गए टोटल क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड रिवॉर्ड को डिस्प्ले करता है। देखिए अभी क्या हुआ। डरावना समेशन फॉर्मूला सम फ्रॉम के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऑफ गामा टू द के टाइम्स आर सब टी प्लस के प्लस एक सिंपल फॉर लूप विथ अ मल्टीप्लिकेशन स्टेप में बदल गया। एक बार जब आप कोड देख लेते हैं तो मैथ्स का सारा डरावना रहस्य खत्म हो जाता है। समेशन सिंबल बस एक फैंसी मैथमेटिकल तरीका है ये लिखने का कि फॉर स्टेप रिवार्ड इन रिवार्ड्स टोटल प्लस इक्वल्स। सेक्शन ब्रेक। बिल्डिंग योर प्रैक्टिकल एआई इंजीनियरिंग टूल किट। जैसे ही हम चैप्टर 2 में कदम रखते हैं, इस पूरे चैप्टर को किसी अकादमिक एग्जाम स्टडी गाइड की तरह नहीं बल्कि अपने पर्सनल फिजिकल एआई मैथ्स टूल किट की तरह देखें। हम आपको 4 एसेंशियल मेन टूल्स से इक्विप करने जा रहे हैं जो इस पूरी किताब में आपके सुपर पावर्स की तरह काम करेंगे। आपका फिजिकल एआई मैथ टूल किट फंक्शंस और ग्राफ्स परफॉर्मेंस को टेरेन कर्व्स के रूप में विजुअलाइज करने और पीक्स एंड वैलीज ढूंढने में मदद करते हैं। वेक्टर्स और मैट्रिसेस, हाई डायमेंशनल सेंसर स्टेट्स और पैरेलल एनवायरनमेंट बैचेस को हैंडल करने में मदद करते हैं। रेट ऑफ चेंज, ग्रेडियंट्स को समझने और वेट्स को कैसे ट्वीक करें ताकि एजेंट्स तेजी से इंप्रूव कर सकें, इसमें मदद करता है। प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन, रियल वर्ल्ड अनसर्टेनिटी, नॉइजी सेंसर्स और रैंडम विंड को हैंडल करने में मदद करते हैं। इस टूलकिट का हर एक टूल प्लेन इंग्लिश स्टोरीज, इनट्यूटिव डायग्राम्स और रनेबल पायथन कोड सेल्स का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप बनाया जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको हाई स्कूल कैलकुलस या लीनियर अलजेब्रा में मास्टर होने की जरूरत नहीं है। हर कॉन्सेप्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल से बिल्ड करते हैं, बस ये मानते हुए कि आप क्यूरियस हैं, सीखने के लिए उत्सुक हैं और कोड लिखने के लिए तैयार हैं। जब तक आप इस चैप्टर को खत्म करेंगे, आप सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को टॉलरेट नहीं कर रहे होंगे बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे होंगे, लॉस फंक्शंस समझ रहे होंगे और एआई एल्गोरिदम्स के मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस को वर्किंग पायथन सिमुलेशन में ट्रांसलेट कर रहे होंगे। एक गहरी सांस लें, मैथ्स के अपने पुराने डर को दरवाजे पर ही छोड़ दें और मुझे आपको दिखाने दें कि मैथमेटिक्स कितनी विजुअल और इनट्यूटिव हो सकती है। सेक्शन ब्रेक। अगले सेक्शन 2.2 फंक्शंस एंड ग्राफ्स सीइंग ऑप्टिमाइजेशन एज फाइंडिंग पीक्स एंड वैलीज में हम अपने मैथ्स आर्सेनल का सबसे इनट्यूटिव विजुअल टूल इंट्रोड्यूस करेंगे, मैथमेटिकल फंक्शंस को पहाड़ियों, ढलानों और निचले पॉइंट्स के फिजिकल लैंडस्केप्स में बदलना।